हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की प्रश्न बैंक और इसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय की 2021-22 की प्रश्न बैंक, जिसमें कि आज हम काव्य खंड के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे एक एक नंबर के प्रश्न हल कर लेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में अच्छी तैयारी हो जाए और आपके काव्य खंड में एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में सारे 100 में से 100 नंबर आए। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है भक्ति काल। भक्ति काल दूसरा है। हिंदी पद्य साहित्य जो है इसके 4 भाग होते हैं। पहला है आदिकाल। हिंदी पद्य साहित्य का पहला काल है आदिकाल। दूसरा काल है भक्ति काल, जो कि हमसे यहाँ पूछा गया है। हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल भक्ति काल है। तीसरा काल है रीति काल और चौथा काल है आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है चौथा काल है। इस प्रकार हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। ठीक है, यह भी हमें पता होना चाहिए, इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। तो इसके बाद दूसरा प्रश्न है, आधुनिक काल का आरंभ होता है। आधुनिक काल का आरंभ होता है, तो इसका आंसर होगा संवत 1900 से। तीसरा प्रश्न है, छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। तो हमें इनमें से बताना है कि कौन से कवि ऐसे हैं जो छायावाद के आधार स्तंभ नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा और सूरदास। तो इसका आंसर आएगा सूरदास, क्योंकि सूरदास जो है छायावाद के आधार स्तंभ नहीं है। सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। और छायावाद के आधार स्तंभ जो 4 कवि हैं, 4 कवि उसमें है निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और चौथे कवि है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जो है छायावाद के आधार स्तंभ है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये आंसर आएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद के कवि हैं, तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा और तुलसीदास। तो इसका आंसर आएगा अज्ञेय। अज्ञेय प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद के जो जनक है अज्ञेय। इसके बाद अगला प्रश्न है, नई कविता के कवि हैं। तो नई कविता के कवि इनमें से कौन है? तो इसका आंसर आएगा रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 6 है, भक्ति काल की समय सीमा है। तो भक्ति काल की समय सीमा है 1375 से 1700। 1375 से 1700। इसमें जो संवत 1050 से 1375 दे रखा है, यह जो है वीर गाथा काल की या आदिकाल की समय सीमा है। 1375 से 1700 भक्ति काल है। 1700 से 1900 रीति काल है और संवत 1900 से अब तक आधुनिक काल है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है, तो इसका आंसर है सन 1943 से। सन 1943 से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद अगला है, नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। तो नंद नंदन जो है आपके काव्य खंड का पाठ 1 जो है सूरदास, उसमें से लिया गया प्रश्न है। यह नंद नंदन का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका आंसर होगा कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए नंद नंदन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती है। तो गोपियों को ज्ञान और योग की बातें कैसी लग रही थी? कड़वी ककड़ी के जैसी। कड़वी ककड़ी के जैसी। तो यह भी काव्य खंड का पाठ 1 सूरदास के पद से लिया गया प्रश्न है। अगला है, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। तो श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? हारिल की लकड़ी से, नीम की लकड़ी से, चंदन की लकड़ी से या तुलसी की लकड़ी से। तो इसका आंसर आएगा हारिल की लकड़ी से। अगला प्रश्न है, व्याधि शब्द का अर्थ है। तो व्याधि शब्द का अर्थ है रोग। इसका अर्थ होता है रोग। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुर के पद में भाषा है। सुर के पद में भाषा है, तो इसका आंसर है ब्रज। सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि है, उनके पद की भाषा भी ब्रज है। अगला प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है। तो किसके संबंध में कही है? समाज की, प्रेम संबंध की, परिवार की या ग्राम धर की। तो इसका आंसर आएगा प्रेम संबंध की। प्रेम संबंध की मर्यादा की बात यहाँ कही गई है। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु थे।
तो सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुर के आराध्य है। सुर के आराध्य है तो इसका आंसर श्री कृष्ण। श्री कृष्ण सुर के आराध्य हैं। अगला प्रश्न नंबर 16 है, पुरइनी पात का अर्थ है। पुरइनी पात का अर्थ है कमल का पत्ता। कमल का पत्ता। अगला प्रश्न है, सुर की रचना नहीं है। तो इनमें से कौन सी ऐसी है जो सुर की रचना नहीं है? तो इसका आंसर आएगा विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। सूरसागर, साहित्य लहरी और सारावली सूरदास जी की रचना है। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है ये आपके काव्यखंड का पाठ, अगला जो है पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिए गए प्रश्न आ गए हैं अब। तो इसमें पहला है, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। तो परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए थे? तो हमें पता है लक्ष्मण ने दिए थे। अगला प्रश्न है, शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे। तो कौन क्रोधित हो उठे थे? परशुराम। परशुराम क्रोधित हो गए थे शिव धनुष के टूटने पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है और इसकी भाषा है अवधी। अवधी भाषा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था। तो राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था विश्वामित्र। अगला प्रश्न है, सहस्त्रबाहु का वध किया था। तो सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था? तो इसका आंसर है परशुराम ने। अगला प्रश्न है, कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है। तो यह जो प्रश्न है आपके काव्यखंड के पाठ 3 आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो लिखा हुआ है उससे लिया गया है। ये पाठ 4 है क्योंकि पाठ 3 आपके कोर्स से इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जो पाठ है आत्मकथ्य उससे लिया गया है और प्रश्न है, कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है। कैसी बता रहा है? भोली, करुण, सच्ची या सुंदर? तो इसका आंसर आएगा भोली। कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है भोली। अगला प्रश्न है, थके पथिक की पंथा में अलंकार है। थके पथिक की पंथा में कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, यमक या रूपक? तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है क्योंकि प वर्ण की 2 बार आवृत्ति, प यहाँ पे भी है, प यहाँ पे भी है, तो यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रतिनिधि कवि है। तो हमने पहले भी प्रश्न में देखा था कि छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। और हमसे यहाँ पूछा है छायावाद के प्रतिनिधि कवि है। तो यहाँ 4 ऑप्शन जो दे रखे, जयशंकर प्रसाद, ऋतुराज, सूरदास या धर्मवीर भारती। तो हम बता सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के प्रतिनिधि कवि है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला। प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मतलब इनाम जो है कौन सा मिला था? तो इसका आंसर होगा मंगला प्रसाद, मंगला पारितोषिक। ठीक है, पूरा नाम है मंगला प्रसाद पारितोषिक आना चाहिए था यहाँ पर, यहाँ पर यही आंसर आएगा मंगला पारितोषिक। इसके बाद अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। तो इनमें से कौन सा संग्रह जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो इसका आंसर आएगा साये में धूप। साये में धूप जो है जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, जबकि आकाशदीप, इंद्रजाल और आंधी जयशंकर प्रसाद की संग्रह, उनकी ही रचनाएं हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है। अभी आपकी काव्यखंड की अगली जो कविता है उत्साह, जो कि निराला के द्वारा लिखी हुई, उसके प्रश्न आ चुके हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है। तो उत्साह कविता में बादल किसके प्रतीक है? क्रांति का। बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? तो इसका आंसर है बाल कल्पना। बाल कल्पना के समान पाले हुए माना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है। कौन सा विशेषण प्रयोग किया? तो इसमें आएगा आंसर नवजीवन वाले विशेषण प्रयोग किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है। किस तरह से बरसने का आह्वान कर रहा है? तो इसका आंसर है आकाश को घेर कर बरसने को। आकाश को घेर कर बरसने को आह्वान कर रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है। कवि ने
तृप्त धरा के माध्यम से संकेत क्या है? तो इसका आंसर आएगा जन सामान्य की पीड़ा का, जन सामान्य की पीड़ा। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, नाश और निर्माण के रचनाकार है। नाश और निर्माण के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा गिरजा कुमार माथुर। नाश और निर्माण के रचनाकार है गिरजा कुमार माथुर। इसके बाद अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर के अनुसार प्रभुता का शरण बिंब है। तो प्रभुता का शरण बिंब है मृग तृष्णा, मृग तृष्णा। अगला प्रश्न है, नई कविता के समर्थ कवि है। नई कविता के समर्थ कवि कौन है? गिरजा कुमार माथुर। इसके बाद अगला प्रश्न जो कि कन्यादान कविता से लिया गया है और इसके कवि है ऋतुराज। तो इसमें प्रश्न है, लड़की जैसी दिखाई मत देना से माँ का क्या आशय है? लड़की जैसी दिखाई मत देना से माँ का क्या आशय है? तो इसका आंसर होगा दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए, दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूरत निरत काव्य संग्रह के कवि है। सूरत निरत काव्य संग्रह के कवि हैं ऋतुराज। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में नारी के किस भाव की अभिव्यक्ति है? तो यहाँ पे आंसर होगा संवेदनशीलता, संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति है। इसके बाद हम आगे प्रश्न देखेंगे, काव्य खंड के सही शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे प्रश्न यह है कि रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर दूसरा, इसमें पहला प्रश्न है, सुर की भक्ति भाव की है। तो सुर की भक्ति किस भाव की है? साख्य भाव की या दास भाव की? तो इसका आंसर होगा साख्य भाव की। सुर की भक्ति जो है सख्य भाव की थी। अगला प्रश्न है, सूरदास थे जन्मांध या गूंगे? तो आएगा आंसर जन्मांध। सूरदास जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। इसके बाद अगला है, गोपियाँ उद्धव को मानती है हतभागी या बड़भागी? तो इसका आंसर आएगा बड़भागी। अगला प्रश्न है, गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की तरह है, हारिल की? तो इसका आंसर आएगा हारिल की लकड़ी की तरह है। अगला है, हरि है पढ़ी आए राजनीति या कूटनीति? तो इसका आंसर आएगा हरि है राजनीति पढ़ी आए। तो यहाँ रिक्त स्थान में हमें राजनीति भरना है। अगला प्रश्न नंबर 6, सूरदास का निधन में हुआ। तो सूरदास का निधन कहाँ हुआ था? तो यहाँ आंसर आएगा पारसोली। अगला प्रश्न है, गोपियों ने मधुर संबोधन के लिए क्या है? तो यहाँ पे आना था मधुप संबोधन। ठीक है, क्या आना था यहाँ पे? मधुप संबोधन किसके लिए कहा किया है? तो उद्धव के लिए किया। मधुप मतलब भोरा, संबोधन उद्धव के लिए किया था उन्होंने। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूरदास जी मुख्यतः रस के कवि है। तो इसका आंसर है वात्सल्य रस के। सूरदास जी जो है वात्सल्य रस के कवि हैं और वात्सल्य रस का सम्राट इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है, योग संदेश लेकर मथुरा से ब्रजधाम आए। तो योग संदेश लेकर कौन आए थे? उद्धव आए थे। अगला है, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, कथन किसका है? कथन का है? तो हमें बताना है कि वास्तव में यह कथन किसका है। तो इसका आंसर होगा लक्ष्मण। यह कथन था लक्ष्मण का। अगला प्रश्न है, परशुराम स्वभाव से थे क्रोधी या दयालु? तो परशुराम स्वभाव से क्रोधी थे। अगला है, रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और का वध नहीं किया जाता, गाय या पक्षी होता? इसमें आएगा गाय। रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और गाय का वध नहीं किया जाता था। अगला प्रश्न है, व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। तो यहाँ आएगा कायर। कायर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। अगला है, परशुराम के गुरु थे। तो परशुराम के गुरु कौन थे? भगवान शिव या भगवान विष्णु? तो इसका आंसर है भगवान शिव। अगला प्रश्न है, कवि के सरल स्वभाव के कारण ने धोखा दिया, मित्रों ने या रिश्तेदारों ने? तो इसमें आएगा मित्रों ने। अगला है, आलिंगन में आते आते जो भाग गया रूठ कर या मुस्किया? तो इसमें आएगा मुस्किया। कविता के अनुसार यही है, आलिंगन में आते आते मुस्किया जो भाग गया। अगला है, निराला ने बादलों से का आग्रह किया, बरसने का या नाचने का? तो इसमें आएगा बरसने का। अगला है, निराला ने बादलों को के समान सुंदर बताया है, किसके समान सुंदर बताया है? केशों के समान। अगला है, उत्साह कविता की भाषा है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली या बघेली? तो इसमें आएगा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भाषा है। अगला है, निराला की अधिकांश रचनाएं छंद में मिलती है, किस छंद में मिलती है? मुक्तक छंद में। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, दुविधा हस साहस का शाब्दिक अर्थ है। दुविधा हस साहस का शाब्दिक अर्थ है। तो इसमें आएगा साहस होते हुए दुविधाग्रस्त रहना। अगला है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात है। तो
तो इसमें आएगा हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। अगला है कविता छाया मत छूना में अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर, क्या आएगा यहाँ, भविष्य का वर्ण करने का संदेश दिया गया है। अगला है छाया मत छूना कविता में बोध भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। तो कौन से भावबोध की अभिव्यक्ति है, रोमानी या सुहानी? तो इसका आंसर आएगा रोमानी भावबोध की। अगला प्रश्न है रोटियां सेकने के लिए है जलने के लिए नहीं। तो यहाँ पे आएगा आग। आग रोटियां सेकने के लिए है जलने के लिए नहीं। अगला है कवि ऋतुराज के अनुसार वस्त्र और भाव आभूषण स्त्री जीवन के बंधन है या अलंकरण? तो यहाँ आएगा बंधन है। इसके बाद अगला है विदा के समय माँ को अपनी बेटी पूंजी प्रतीत हो रही थी, अंतिम या संचित? तो यहाँ आएगा अंतिम। विदा के समय माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही थी। ऋतुराज ने 40 वर्षों तक साहित्य का अध्यापन किया। तो इसमें आएगा अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन किया। अगला है सोमदत्त परिमल सम्मान को मिला। तो सोमदत्त परिमल सम्मान ऋतुराज को मिला। अगला प्रश्न है ऋतुराज की कविताएं तुकांत है या छंद मुक्त? इसमें आएगा छंद मुक्त है। अब अगला जो प्रश्न हम देखेंगे सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो हम सही जोड़ी बना लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे जो खंड अ में दे रखे हैं सुर के पद, उत्साह, निराला, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, छाया मत छूना, आत्मकथ्य और कन्यादान। जबकि खंड ब में दे रखा है निराला, सूरदास, अट नहीं रही है, जयशंकर प्रसाद, ऋतुराज, तुलसीदास, गिरजा कुमार माथुर। तो पहला जो है सुर के पद, तो सुर के पद जो है इसकी जोड़ी बन जाएगी सूरदास के साथ। उत्साह, उत्साह कविता है निराला की। इसके बाद जो अगला है निराला, तो निराला की जो है अट नहीं रही रचना है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास की है। छाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद और कन्यादान कविता है ऋतुराज की। तो इस प्रकार यह हमने सही जोड़ी बना दी है। इसके बाद हम अगली जो सही जोड़ी देख लेते हैं। अगला जो सही जोड़ी का अगला प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। इसमें खंड अ में दे रखा विनय पत्रिका, कामायनी, साहित्य लहरी, शीला पंख चमकीले और पुल पर पानी। जबकि खंड ब में दे रखा है गिरजा कुमार माथुर, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, सूरदास और ऋतुराज। तो इसमें हम जो सही जोड़ी बना लेते हैं। विनय पत्रिका यह तुलसीदास जी की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। इसके बाद है शिलापंख चमकीले, तो शिलापंख चमकीले जो है गिरजा कुमार माथुर की रचना है। और पुल पर पानी ऋतुराज की रचना है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, वह भी सही जोड़ी वाला ही है। तो इसमें खंड अ देख लेते हैं हम। मधुकर, मदन मही, श्री ब्रजदुल्लह, प्रातः जगावत, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब। और यहाँ खंड ब में है परशुराम, उद्धव, श्री कृष्ण, बसंत और ऋतुराज। इसमें पहला जो है मधुकर, तो मधुकर संबोधन उद्धव के लिए है। मदन मही परशुराम, श्री ब्रजदुल्लह श्री कृष्ण है, प्रातः जगावत बसंत और प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद में ऋतुराज। तो इस प्रकार जोड़ी बनेगी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, उसमें है सूरदास का जन्म एवं मृत्यु, तुलसीदास का जन्म एवं मृत्यु, जयशंकर प्रसाद का जन्म एवं मृत्यु, निराला का जन्म एवं मृत्यु, गिरजा कुमार माथुर का जन्म एवं मृत्यु, ऋतुराज का जन्म। तो यहाँ पर हमें कवियों के नाम और उनके जन्म और मृत्यु पूछी गई है। तो पहला है सूरदास का जन्म और मृत्यु, इसमें आएगा सन 1478 सन 1583। दूसरा है तुलसीदास का जन्म और मृत्यु, तो इसमें आएगा सन 1532 और सन 1623। तीसरा है जयशंकर प्रसाद का जन्म और मृत्यु में आएगा सन 1890 और 1937। निराला का जन्म और मृत्यु इसमें आ जाएगा सन 1899 और सन 1996। इसके बाद गिरजा कुमार माथुर का जन्म और मृत्यु में सन 1918 और 1994 और ऋतुराज का जन्म हुआ था सन 1940 में। तो इस प्रकार जोड़ी हो चुकी है। अब हम करेंगे एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो इसमें आ जाएगा किस शाखा के, तो हम लिख देंगे कृष्ण भक्ति शाखा के। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के
कवि हैं। इसके बाद अगला है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? तो इसमें आएगा राजा का धर्म है प्रजा का हित करना। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है प्रजा का हित करना। अगला जो प्रश्न है सुर सारावली के कवि का क्या नाम है? तो सुर सारावली के कवि हैं सूरदास। सूरदास। इसके बाद अगला है क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर्य के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं? तो यहाँ आएगा सुर के पद। ठीक है, सुर के पद कहाँ से लिए गए हैं? तो इसमें आ जाएगा सुर सागर के भ्रमर गीत से। सुर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। सुर सागर के जो भ्रमर गीत खंड है उससे लिए गए हैं। अगला प्रश्न है गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं? तो भ्रमण नहीं आएगा भ्रमर। भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं? तो इसमें आएगा उद्धव पर। उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं। इसके बाद अगला है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो इसका आंसर है बाल कांड से। बाल कांड से लिया गया है। इसके बाद अगला है गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई? तो गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु हुई थी काशी में। इसका आंसर होगा काशी में। इसके बाद अगला है सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो राम लक्ष्मण जो है अपने गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। विश्वामित्र के साथ आए थे। अगला प्रश्न है बालको बोली बधो नहीं तोही में कौन सा अलंकार है? तो इसमें बालको बोली बधो नहीं तोही में अलंकार है अनुप्रास। अनुप्रास क्योंकि ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला है उंगली दिखाने में कौन मुरझा जाता है? उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है? तो इसका आंसर है कुम्हड़े का फूल। कुम्हड़े का फूल उंगली दिखाने से मुरझा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कवि प्रसाद जी ने अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते? कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते? इसका आंसर होगा सरल स्वभाव को। सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते। अगला प्रश्न है मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? तो मुरझाकर गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक है। निराशा का प्रतीक है। अगला प्रश्न है आत्मकथ्य कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है? आत्मकथ्य कविता में किस पक्ष की हुई है अभिव्यक्ति हुई है? तो इसका आंसर है जीवन के यथार्थ की। जीवन के यथार्थ की मतलब जीवन की जो वास्तविकता है उसकी अभिव्यक्ति हुई है। अगला प्रश्न है प्रेयसी के कपोलों की लालिमा की तुलना किससे की गई है? प्रेयसी के कपोलों की लालिमा की तुलना किससे की गई है? तो इसका आंसर होगा उषा काल की अरुणिमा से। उषा काल की अरुणिमा से की गई है। अगला प्रश्न है बादल के हृदय में कौन छुपा है? बादल के हृदय में कौन छिपा है? तो बादल के हृदय में, इसके बाद बादल के हृदय में कौन छुपा है? तो बादल के हृदय में छुपा है बिजली या विद्युत। तो बिजली छुपी है, बादल के हृदय में बिजली छिपी है। और यह जो ऊपर वाला जो प्रश्न है प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया? तो प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया था? जीवन का सुख। जीवन का सुख प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर भाग गया था। इसके बाद अगला है विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? तो इसका आंसर है विश्व के सकल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। विश्व के सकल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। अगला है घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ फिर बता सकते हैं क्योंकि घ वर्ण की आवृत्ति है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। अगला है बादल किस दिशा से आते हैं? बादल किस दिशा से आते हैं? तो इसका आंसर है अज्ञात दिशा से। बादल अज्ञात दिशा से आते हैं। अगला प्रश्न है तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो इसमें आंसर आएगा सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी।
सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। तृप्त धरा से यहाँ आशय है सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। अगला प्रश्न है यामिनी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यामिनी का शाब्दिक अर्थ है चांदनी रात। चांदनी रात। अगला प्रश्न है गिरजा कुमार माथुर के काव्य संग्रह का नाम लिखिए। तो गिरजा कुमार माथुर के काव्य संग्रह का नाम है नाश और निर्माण। नाश और निर्माण, जो कि इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह, हमने जोड़ी में भी देखा था, नाश और निर्माण। इसके बाद अगला प्रश्न है गिरजा कुमार माथुर किस मिजाज के कवि हैं? गिरजा कुमार माथुर किस मिजाज के कवि हैं? तो इसका आंसर आएगा रोमानी मिजाज के। रोमानी मिजाज के कवि हैं। अगला प्रश्न है कन्यादान पाठ में माँ बेटी को कौन सा पाठ पढ़ाना चाहती थी? कन्यादान पाठ में माँ बेटी को कौन सा पाठ पढ़ाना चाहती थी? तो यहाँ पे भी आएगा जीवन के यथार्थ का। जीवन के यथार्थ का पाठ पढ़ाना चाहती थी। अगला प्रश्न है पाठिका किसे कहा गया है? पाठिका किसे कहा गया है? तो पाठिका लड़की को कहा गया है जिसका कन्यादान हो रहा था उसे। अगला प्रश्न है माँ पुत्री को किस तरह रहने का कहती है? माँ पुत्री को किस तरह रहने का कहती? तो यहाँ पे आंसर आएगा सचेत और सजग। सचेत और सजग रहने का कहती है। इसके बाद अगला प्रश्न है स्त्री के बंधन कौन से हैं? तो स्त्री के बंधन है वस्त्र और आभूषण। वस्त्र और आभूषण जो है स्त्री के बंधन है, वस्त्र और आभूषण। इसके बाद अगला प्रश्न है कवि ऋतुराज ने धुंधले प्रकाश की, यहाँ पे आएगा पाठिका किसे कहा है? तो धुंधले प्रकाश की पाठिका किसे कहा है? तो उन्होंने बेटी को कहा है। बेटी को धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक शब्द वाले सारे प्रश्न हो चुके हैं। अब हम अगला जो प्रश्न है सत्य असत्य करेंगे, कौन सा प्रश्न सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है, तो यह सत्य है। दूसरा अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं, तो यह भी सत्य है। अगला है उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, तो यह असत्य है क्योंकि उसका संदेश गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लग रहा था। अगला है योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ रही है, यह भी सत्य है। अगला है राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए, यह सत्य है। इसके बाद हम आगे देखते हैं धनुष राम ने तोड़ा, तो यह सत्य है। इसके बाद है कुछ क्षेत्रीय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे थे, तो यह भी सत्य है। अगला है वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो यह असत्य है। ठीक है, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। अगला है शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे, यह सत्य है। अगला है परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, तो यह असत्य है। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ, यह सत्य है। इसके बाद अगला जो 12वां प्रश्न है आत्मकथ्य कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी, तो यह सत्य है। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने के इच्छुक थे, तो यह सत्य है। अगला जो 14वां प्रश्न है कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के निजी अनुभवों को सबसे बांटना चाहते हैं, तो यह असत्य क्योंकि बांटना नहीं चाहते थे। अगला है कवि प्रसाद ने अपने मन को भंवरे का रूप दिया है, तो कवि प्रसाद ने अपने मन को भंवरे का रूप दिया, यह सत्य है। अगला है अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है, तो यह सत्य है। इसके बाद अगला जो 17वां प्रश्न है छायावादी कवियों में निराला ने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया, तो यह सत्य है। अगला है निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे, तो यह असत्य है। अगला है निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है, तो यह सत्य है। अगला है निराला प्रगतिवादी कवि हैं, तो निराला प्रगतिवादी कवि, यह भी सत्य है। अगला जो है गिरजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि थे, तो यह सत्य है। अगला है लीला मुखारविंद गिरजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह है, तो यह असत्य है। अगला जो है जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य का वरण, यह सत्य है। अगला प्रश्न है गिरजा कुमार माथुर का जन्म दिल्ली में हुआ, तो यह असत्य है। अगला है गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा झांसी में हुई, तो यह प्रश्न
सत्य है। अगला है छाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर की कविता है, तो यह सत्य है। अगला है चांदनी रात के बाद अंधेरी रात आती है, तो यह सत्य है। इसके बाद अगला जो है गिरजा कुमार माथुर का निधन 1994 में हुआ, तो यह भी सत्य है। इसके बाद अगला है ऋतुराज जनवादी कवियों की श्रेणी में आते हैं, तो यह भी सत्य है। अगला है माँ ने अंतिम पूंजी बेटी को कहा है, तो यह सत्य है। अगला है माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, तो यह भी सत्य है। तो ये सारे प्रश्न जो सत्य थे। इसके बाद जो अगले जो प्रश्न है 30 शब्दों में उत्तर दीजिए, तो इन प्रश्नों के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। और इसके साथ ही कक्षा 10वीं की जो संपूर्ण व्याकरण है, मतलब संपूर्ण व्याकरण का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, तो इसका वीडियो भी बन चुका है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में कक्षा 10वीं हिंदी में देख सकते हो। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं बोर्ड की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।